पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्वों को। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में प्रथम चरण और द्वितीय चरण को। जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण, डेनमार्क से युद्ध एवं गेस्टाइन समझौता। हॉलस्टीन तथा स्लेस्विग दोनों क्षेत्र डेनमार्क के अधीन थे, किंतु इसका अविभाज्य अंग नहीं थे। हॉलस्टीन में जर्मन लोग अधिक थे, जबकि स्लेस्विग में डेन लोगों की संख्या अधिक थी। लंदन में हुए एक सम्मेलन में यूरोप के शासकों ने इन रियासतों पर डेनमार्क का नियंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया था, डेनमार्क कभी भी इनका विलय नहीं करेगा। संघर्ष की शुरुआत तब शुरू हुई जब डेनमार्क ने इनके विलय का प्रयास शुरू किया। डेनमार्क की इस आक्रामक कार्यवाही पर ऑस्ट्रिया, प्रसा, जर्मन परिसंघ व कुछ अन्य जर्मन राज्यों द्वारा कड़ा विरोध व्यक्त किया गया। अन्य पक्षों के विपरीत प्रसा इन क्षेत्रों का विलय स्वयं करना चाहता था। बिस्मार्क की कूटनीति यह थी कि बिस्मार्क ने डेनमार्क पर स्वयं आक्रमण न करके ऑस्ट्रिया के साथ समझौता कर लिया। इस प्रकार बिस्मार्क ने अन्य जर्मन राज्यों व जर्मन परिसंघ को इस मुद्दे से अलग कर दिया, किंतु इन क्षेत्रों के भविष्य के विषय में जानबूझकर कोई निर्णय नहीं लिया, ताकि भविष्य में ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। इस पर युद्ध देखते हैं। 1864 में ऑस्ट्रिया या प्रसा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को पराजित किया। फलस्वरूप डेनमार्क को इन क्षेत्रों से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। लंबे समय तक ऑस्ट्रिया व प्रसा के मध्य यह मतभेद चलता रहा कि इन क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण हो। अंततः 1865 ईस्वी में गेस्टाइन नामक स्थान पर दोनों के मध्य समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार स्लेस्विग प्रसा को तथा हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। यह समझौता बिस्मार्क की महान कूटनीतिक विजय थी। इसके पश्चात बिस्मार्क ने कहा, हमने दरार को कागज से ढक दिया है। वो नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया को वो कोई भी जो हॉलस्टीन या स्लेस्विग है उसको वो दे, इसलिए उसने एक कूटनीतिक चाल चली, जिसे हम आगे बताएंगे। अब हम देखते हैं जर्मनी के एकीकरण का द्वितीय चरण, बिस्मार्क की रणनीति ऑस्ट्रिया के प्रति। कूटनीति क्या थी, आंतरिक और बाह्य। तो हम देखते हैं आंतरिक कूटनीति। बिस्मार्क ने अपने राजा को ऑस्ट्रिया से युद्ध के लिए तैयार किया। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है, इससे युद्ध अवश्यभावी है। अभी स्थिति प्रसा के अनुकूल है, यदि अभी कुछ नहीं हुआ तो युद्ध बाद में होगा और उस समय स्थिति अनुकूल नहीं होगी। प्रसा में जो बिस्मार्क था उसने अपने राजा को समझाया कि यदि अगर अभी हम समय रहते ऑस्ट्रिया से युद्ध नहीं करेंगे तो आगे स्थिति ऐसी आएगी कि हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं रहेंगी और हमें ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि उसकी बाह्य कूटनीति क्या थी। इटली, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के साथ। तो इटली का विस्तार, जो इटली का एकीकरण होगा तब हम वहां बताएंगे। हम देखते हैं ब्रिटेन में। इस दौरान शानदार अलगाव की नीति का पालन कर रहा था, अर्थात यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति। ब्रिटेन ने यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति को आजमाने कोशिश की। फलस्वरूप ब्रिटेन की तरफ से हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं थी। अब देखते हैं रूस के पीछे। बिस्मार्क जब रूस में राजदूत था तो इसने रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय से व्यक्तिगत मित्रता स्थापित की। प्लस क्रीमिया के युद्ध के समय जब ज्यादातर यूरोपीय शक्तियां रूस के विरुद्ध थी तब प्रसा तटस्थ रहा। प्लस पोलैंड के विद्रोह को जर्मनी व यूरोपीय जनमत के विरुद्ध जाकर दबाने की रूस की मदद की। अब हम देखते हैं कि फ्रांस में कैसे। बिस्मार्क की प्रमुख चिंता फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को लेकर थी। इसने नेपोलियन तृतीय से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। संभवतः इसे कुछ जर्मन क्षेत्रों को देने का
प्रलोभन दिया। इसके पश्चात नेपोलियन तृतीय ने बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध होने वाले युद्ध में तटस्थ रहने का आश्वासन दिया। बिस्मार्क ने गेस्टाइन के समझौते में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष की संभावना को रख छोड़ा था, वही जहां पे उसने ऑस्ट्रिया को ये प्रेस्बिक प्रशा और तथा हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को दिया था। तो उसने क्या किया था कि इस गेस्टाइन समझौते में उसने एक कूटनीतिक चाल चली थी कि हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया और स्लेस्विग अपने में मिला लिया। इसका मतलब यहाँ ये था कि वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया से बाद में मैं युद्ध करूंगा और इसे भी जीत लूंगा। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे सिडेवा का युद्ध जो 1866 में हुआ है। जय हिंद, जय भारत।